अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। ये जो हमारा सेशन है वो है पाकिस्तान अफेयर्स का, जो सीएसएस और पीएमएस दोनों पे फोकस किया जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट कोर्स कंटेंट पर, और कोर्स कंटेंट को हम देखते हैं कि हमने किस तरह कवर करना है इसे, और कौन कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। बेसिकली जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम दो हिस्सों में इसे जो है वो डिवाइड करते हैं। जो पाकिस्तान अफेयर का कोर्स है, पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं आप इसे पीएमएस में, और पाकिस्तान अफेयर जो है वो सीएसएस में। तो ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसे कहते हैं प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। ठीक है, ये पोस्ट पार्टीशन का है और एक प्री पार्टीशन। ठीक है। अच्छा, तो प्री पार्टीशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं, और ये बोल्ड जो टॉपिक्स हैं इनका क्या मकसद है, जो हमने बोल्ड नहीं किए हुए उनका क्या मकसद है। जो बोल्ड किए हुए ना हमने, उनका मकसद ये है कि वो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, मींस के जो लिखे हुए हैं ना बोर्ड में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते जो बोल्ड हमने नहीं किए हुए, ये क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर ये बीच में से हम मिस करते हैं तो आपका सीक्वेंस टूट जाता है। मीन्स कि अब शाह वलीउल्लाह मिसाल के तौर पर अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, और या आप सर सैयद अहमद खान को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर उससे वो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ लेता कि भाई जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन के, दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, तो किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। जब हम हमारा स्टार्ट करेंगे लेक्चर, तो पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही जो है वो हम लेक्चर पे आएंगे। तो ये जो दरमियान वाली चीजें हैं, अगर हम इनको छोड़ देते हैं, इनको नहीं पढ़ते, तो उसका नतीजा ये होगा कि मिसाल के तौर पर अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, तो हमें जो है वो कम अज कम 20 से ज्यादा हेडिंग्स देनी है, ताकि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, और हम कम अज कम जो है ना वो 14-15 तक जो है वो एक क्वेश्चन में ले सकें। और एक क्वेश्चन में लेने के लिए जो है वो हमें कम अज कम जो है वो 20 हेडिंग्स को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 20 हेडिंग्स को क्रॉस करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में अगर आप निकाल रहे हैं हेडिंग्स, तो हो सकता है कि प्योर उसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आप हेडिंग्स 15 निकाल रहे हो, लेकिन आपको जो है वो इधर उधर का जो बैकग्राउंड है आसपास का, उसका फ्यूचर या उसका बैकग्राउंड अगर वो करेंगे, तो आपका अच्छा खासा जो है मटेरियल आपको उसके नियर जो है वो पॉसिबल जो टॉपिक है वहां से मिल सकता है। और उसका जो एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर, जो मीन्स के जो जैसे शिमला डेपुटेशन है ये आ चुका है हमारा, तो ये मतलब वहां से भी आप कुछ ना कुछ लेके अपना एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए अपना एक क्वेश्चन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ये प्री पार्टीशन में हमारे पास तकरीबन हैं टोटल कोई 29 टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं, और इनके आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, और नोट्स दिखाएंगे आपको कैसे होते हैं, और बुक्स भी कुछ रिकमेंड की जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो सीएसएस का सिलेबस है ना, वो कुछ पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स ऐसी होंगी, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है। मीन्स कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको 5 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 5 बुक्स आपने सारी की सारी रटनी है। नहीं, 5 बुक्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, तो ये आपको ट्रैक टू पाकिस्तान में मिल जाएगा। मीन्स के कुछ इस तरह के टॉपिक्स जो हमने देखने हैं स्पेशली इन सम बुक्स। ठीक है, और जिसमें जो प्री पार्टीशन में वो ट्रैक टू पाकिस्तान तो पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, उसके अलावा जो है वो गुजारा नहीं है। अगर आपने ओपिनियन बिल्डिंग करनी है, और आपने आपको नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, और उसमें जो टेक्निक्स हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफिंग टेक्निक क्या होगी, तो उसको अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपको ट्रैक टू पाकिस्तान कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जो पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और फिर नेट सोर्सेज, नेट के इंटरनेट के सोर्सेज वो तो हैं ही हैं। तो रिसर्च पेपर्स, ये सारी की सारी चीजें मिलके आपका एक लेक्चर बनाती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बुक्स में मिलेंगी आपको, कुछ जो हम आपको रिकमेंड करेंगे वो आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, और कुछ जो है वो हम आपको बने बनाए उसके नोट्स देंगे, वो डिफरेंट सोर्सेस होंगे, वो भी बताएंगे कि वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे 29 टॉपिक्स हैं, उनमें जो है वो हमने ये सारे का सारा कवर करना है, और आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। और अब हम आते हैं पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन जो है वो कंप्लीट सारे का सारा अहम है। मतलब पोस्ट पार्टीशन में आप कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते। अगर आप पीएमएस का पेपर दे रहे हैं, तो भाई बी केयरफुल। वो बंदा जो है ना, पास पेपर्स उठाएं आप, वो हिस्ट्री में जाता है, और हिस्ट्री में भी बड़ा डीप जाता है। ठीक है,
और हिस्ट्री में जब जाता है वो, तो अगला बंदा जो है वो सोचता है कि यार ये पूछ क्या लिया है इसने, और अब वो नॉर्मली जो है वो कैंडिडेट्स नहीं करके जाते। ठीक है। लेकिन अगर आप सीएसएस की बात करते हो तो सीएसएस में एक या दो क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम हिस्ट्री से उठाएगा, और उसके बाद वो ज्यादातर करंट अफेयर्स पे आ जाएगा। मीन्स के जो करंट इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको हैंडल करते हुए, उनको डील करते हुए वो जो है आपको जो है वो हिस्ट्री पे लेके जाएगा। तो मीन्स कि आपको हिस्ट्री का अगर अच्छा खासा पता होगा, तब जो है वो आप करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होंगे, वो आप करंट अफेयर्स की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में लोग जैसे समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस जो है वो हम जस्ट करंट अफेयर्स की तरह लिख देंगे, और इसलिए जो है वो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को मिक्स कर लेते हैं, जिसका उनको नुकसान होता है। तो क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से ही रिलेटेड होगा और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो हमें जो है वो कैसे रेलेवेंट रहना है, तो ये हम आपको सिखाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने पोस्ट पार्टीशन में देखने हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जैसे ये देखें, डज द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश प्रूव द टू नेशन थ्योरी रॉन्ग। तो हम इसे देखेंगे कि क्या ये सही था या नहीं था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उनका कंपैरिजन करना, इस्लामाइजेशन पॉलिसी, प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन, क्या वो उनकी पॉलिसी ठीक थी या गलत थी, ये सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। और इन सब का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ लेंगे और आप जो है वो क्वेश्चन हल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं बात क्लियर करता चलूँ मजीद। अब ये मिसाल के तौर पर मैं जिया की जो है ना वो आपको इस्लामाइजेशन पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। पॉलिसी पढ़ाने के दौरान जो है वो आपको क्वेश्चन वो पूछ लेता है कुछ इस तरीके से कि जिसमें ओपिनियन बेस होगी। ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे पहला हमारा जो है ना एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, ये टॉपिक है। अब क्वेश्चन देखें यहाँ। क्वेश्चन जो है वो दो किस्म के होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये देखें, हाईलाइट द फैक्टर्स विच प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द एवोल्यूशन। ठीक है, ये एक चीज है। अब देखिए इसने बात क्या की, फैक्टर्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द एवोल्यूशन। मुझे जो है ना आप ये यूज करने दें प्लीज, कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। ये देखें, अगर मैं कहूं कि इसे तोड़ा जाए इस क्वेश्चन को, तो आप देखते जाइएगा, और से देखिए एवोल्यूशन। ठीक है, ये मतलब साथ ही है इसके। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या हम सिर्फ यहाँ पर फैक्टर्स ही लिखेंगे? फैक्टर्स तो लिखेंगे हम, लेकिन कुछ चीजें हमें, अब फैक्टर्स जो है वो हमें डिटेल में लिखने पड़ेंगे। मींस के यहाँ पर हमारा अगर आप 15 नंबर का क्वेश्चन कहे ना, क्वेश्चन तो ये है हमारा, वो फैक्टर की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बात की है, स्पेसिफिक टू द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सब कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं जा सकते आप। आपने सिर्फ फैक्टर्स की बात करनी है जिन्होंने रोल प्ले किया एवोल्यूशन में। अब एवोल्यूशन क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, इन दोनों में भी बंदे को जो है वो क्रिटिकल डिफरेंस पता होगा, तभी वो जो है वो इन चीजों को, इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है, ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो बंदा इनको अच्छे तरीके से, वो कैंडिडेट इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगा। वरना क्या करेगा वो, ग्रोथ और एवोल्यूशन को, ग्रोथ और एवोल्यूशन जो है उनको सेम लेके, मींस के वो जो चलता जाएगा आगे। ग्रोथ का भी, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी बेसिकली ग्रोथ का ही पार्ट है। तो लेकिन स्टेप वाइज, तो ये कैसे होगा, ये अब हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपसे जस्ट वो सिंपली पूछता है कि यार फैक्टर्स बता दो, कॉजेज बता दो, कंसिक्वेंसेस बता दो। इसे हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर उसने आपसे पूछा है। मीन्स कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने करना है तो जस्ट क्रैम इट। कैसे, ये देखिए, क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जस्ट क्रैम इट इन प्रैक्टिस, सिंपल, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है ना, इनको आप ये समझ सकते हैं कि ये टोकन क्वेश्चन है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा अगर इनमें से नंबर ले सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं, वो ले लें आप। ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हेडिंग उसमें मैथ्स बना है, उसमें जो है वो, अगर सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो आप उसमें जो है वो बताएं कि किस तरीके से जो है वो, कौन कौन यहाँ पर अराइवल है उसका, और कौन से राइटर्स जो है वो ओपिनियन दे रहे हैं डिफरेंट। ठीक है। तो अब ये देखें, ये फेजेस ऑफ एवोल्यूशन किस तरीके से आपने बताना है, और हेडिंग्स आप देखें, तो इस तरीके से आप मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन, और टॉपिक देखा जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत मुजद्दिद फसानी रहमतुल्लाह ताला की बात करते हैं, तो वहां पर आप देखें कि वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं।
अब वहां पर भी देखें कि व्हाट इन्फ्लुएंस शेख अहमद सरहंदी हैज लेफ्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, डिस्कस क्रिटिकली। ठीक है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि इन्फ्लुएंस क्या था, इसमें कोई भी ऐसी बात समझने वाली नहीं है। वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है कि वो कौन सी यहाँ पर जो है ना वो इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करता चलूँ, ये भी वही सेम क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट मैटर है, सिंपली आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है ये उनके इन्फ्लुएंसेस थे, यहाँ पर रिफॉर्मेशन थी, मतलब रिफॉर्मेशन की ऑब्वियसली। अब देखें एक चीज यहाँ पर एक और, अब इन्फ्लुएंस की बात की उसने, क्वेश्चन पे गौर करें, इन्फ्लुएंस की बात करें। अब देखें अगर आप सिर्फ इन्फ्लुएंस लिखते हैं, ये वाले सिर्फ इन्फ्लुएंस लिखते हैं, देखें कितने हैं टोटल, ये तो है हमारे पास 6। तो अगर ये 6 लिखेंगे तो क्या आपको लगता है वो आपको नंबर देगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप पीए के पेपर देख के देखें, आपको नंबर नहीं देगा वो, 6 हेडिंग्स के 20 नंबर नहीं देगा वो आपको। अब देखें जब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, ये देखिएगा कि इनको भी बीच में मेंशन करना है, लेकिन कैसे करना है वो तरीका अलग होगा। ठीक है, आपने लिख ये रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी साथ साथ में मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे ये बताया ना, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम अगर उन्होंने किया तो कैसे किया। अब वहां पर आप ये दे दें 2 हेडिंग्स, उसकी मेन सब हेडिंग्स बना दें, जैसे अपोजिशन टू दीन इलाही, ये भी तो प्रोपगेशन का एक मेथड है। अपोजिशन टू अथीज्म, ये भी एक प्रोपगेशन का मेथड है। और प्रीचिंग थ्रू हिज डिसिपल्स, उन्होंने अपने शागिर्द तैयार किए, शागिर्द तैयार करना और उनको जो है वो प्रीचिंग के लिए भेजना, ये भी तो भाई प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम का एक तरीका है। ठीक है, तो आप देखें कि किस तरीके से हम जो है यहाँ से लिंक कर रहे हैं, उनको रेलेवेंट बना रहे हैं। और ये भी हमारी एक अलग से जो है वो हेडिंग बन रही है, मींस के एक मेन हेडिंग ये होगी आपकी, और ये सब हेडिंग्स आपकी 3 एक इसके इसके में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पावरफुल राइटिंग्स अगेंस्ट अकबर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावरफुल लेटर्स ऑफ शेख अहमद सरहंदी। तो ये आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसी तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब आप जो है वो हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स, लेकिन मटेरियल कहाँ, असल चीज जो है ना वो ये है पेपर में सबसे मेन चीज। क्योंकि कैंडिडेट को जब बताया जाता है ना, वो जाके रट्टे लगाने लग जाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ नोट्स दे दें, नोट से भी कुछ नहीं बनने वाला आपका। असल चीज ये है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या आपको सोचने की आदत है? आप सोच के उसमें से कुछ चीज नई भी निकाल सकते हैं, या आपकी फंक्शनल फिक्सनेस है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आपको क्या सिखाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे कि भाई मटेरियल भी है और आपने इनको हैंडल कैसे करना है, असल चीज ये। और लास्ट पे मैं आपको वो क्वेश्चन बताता चलूं, फिर हम लेक्चर की तरफ आते हैं, पढ़ाते हैं आपको। कि एक क्वेश्चन आता है कि कायद आजम वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। ठीक है, कायद आजम वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा भी हुआ है शुरू में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। और जी, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से उनका आता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। अब इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अगर आपने इस किस्म के क्वेश्चन को डील करना है ना, तो फिर पता क्या होगा, ये देखें। फिर ये होगा कि जिन्ना साहब की जो लाइफ थी ना 1906 से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और फिर 1913 और उसके बाद 1947 तक। अब इसमें से कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे कि ही वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और 14 पॉइंट्स पर लिख देंगे, और 14 पॉइंट्स में जो है वो जस्टिफाई भी कर लेंगे। लेकिन आई बिलीव कि उसे, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं उसे 10 नंबर देता, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट प्रूव तो करेगा ये कि यस, अगर उन्होंने ये काम किया तो एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की कर सकता है, मीन्स के वो लोगों की जो है वो पोलिटिकल प्रोटेक्शंस, पॉलिटिकल राइट्स और एथनिक राइट्स, ठीक है, उसके बाद रिलीजियस राइट्स, सब की बात कर रहे हैं वो, और वो बहुत कम्प्रिहेंसिव है। लेकिन अगर मैं 1906 से स्टार्ट करूंगा और मैं जो भी पॉलिसीज है, मिसाल के तौर पर रॉलेट एक्ट की मैं बात करता हूँ, तो रॉलेट एक्ट जब पास हुआ तो उन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि ये सिर्फ एक इवेंट, तो अगर मैं लिंक करता हूं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं थे तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, उनका जो एक्शन था बेसिकली ये प्रूव कर रहा था कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि लोगों को उनका पॉलिटिकल राइट ना दिया जाए, राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मीन्स कि उन्होंने इस बात से ये प्रूव किया। ठीक है, ये हम कैसे सीखेंगे, कैसे आपको रेलेवेंट बनाना सिखाएंगे, पैराग्राफिंग टेक्निक जब आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको ये सारी की सारी चीजें बताएंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा तो फिर आप कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको इस तरह की चीजें काम नहीं आने वाली। जैसे ये मटेरियल लिखा हुआ है सिंपल सा,
ये तो आपने क्रैम कर लिया, लेकिन वहां पर बैठ के आपको पूरी जो है वो एक समझ लें कि पूरी रील चलानी पड़ेगी 1906 से, उनके पॉलिटिकल करियर से जो स्टार्ट होता है, और फिर 1947 तक, जब तक पाकिस्तान बनता है, और कौन कौन से ऐसे इवेंट थे जो कि हम आपको बताएंगे, कौन कौन से ऐसे इवेंट थे और उनका रिएक्शन क्या था, जो इस बात को प्रूव करता है कि वो ही वॉज द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एनालिटिकल क्रिटिकल टाइप, और कुछ होंगे सब्जेक्ट मैटर टाइप, मींस कि जो आपको जस्ट ये बता देगा, कॉजेज बता दें, कंसिक्वेंसेस बता दें, इन्फ्लुएंसेस बता दें, ठीक है। तो ये करेगा। लेट्स स्टार्ट। कि अब हम देखते हैं कि पहला लेक्चर हमारा देखते हैं कि वो क्या है। हमारा लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये तो बहुत पढ़ना जरूरी है। अब ये नहीं कह सकता कोई स्टूडेंट सर अगर पेपर में नहीं आएगा तो हम क्यों पढ़े, नहीं भाई, हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हमारी जो है वो मुसलमानों की इस सब कॉन्टिनेंट में शुरुआत कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे हम आगे बढ़े, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अगर आप देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो है वो हमें आपको लिखना सिखाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन जो है जैसे ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है ना, बेसिकली जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो हमारी एक स्पेशल टेक्निक होती है। उसमें क्या होती है कि हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ मीन्स के मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि पैराग्राफ किस तरीके से हम करते हैं। ये आप भी नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये देखिए, पैराग्राफ मीन्स के सबसे पहले जो है वो आपकी टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद फिर आपकी एक्सप्लेनेशन, फिर हमारा आता है एग्जाम्पल, देन अगर आप ये चार चीजें जो है ना वो अपने माइंड में रखेंगे और आप इनका इस्तेमाल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम एक बात आपको तो दावे से कह सकते हैं। वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ कि ट्रेड द रीजन ऑफ कनेक्टिविटी, मुझे ये नजर आ रहा है कि जो ट्रेड थी ना, एक वजह थी कनेक्टिविटी की। ये थीसिस स्टेटमेंट है, देखिए ये टॉपिक सेंटेंस है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने क्योंकि पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, और जो भी पढ़ के जा रहा है उसे पता होगा इतना कि जो अरब थे वो भी ताजिर थे और इंडिया वाले भी ताजिर थे। और जैसे आपको पता है कि जब ताजिर लोग आपस में आते जाते हैं तो उनका कुछ अच्छा खासा जो है वो रिलेशंस बन जाते हैं। तो क्या होता था, अगर जो है वो अजीज अहमद कहते हैं कि फेजेस ऑफ एवोल्यूशन में जो पहला फेज था वो सिर्फ ट्रेड था, तो मैंने ये ठीक है, ये एक थीसिस स्टेटमेंट मैंने ले ली यहाँ से। उसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब एक्सप्लेनेशन मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैं उस चीज को रेलेवेंट बना सकता हूँ, मतलब मैं अपनी क्वेश्चंस के हिसाब से, मतलब मैंने इसे जहन में रखना है कि यार ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, एवोल्यूशन हो रही है तो कैसे हो रही है भाई। अच्छा, ट्रेड जब मैंने किसी के साथ की तो मेरा रिलेशन बना उसके साथ, और जब मुसलमान ट्रेड करते थे तो वो सच्चे खरे होते थे, और जब सच्चे खरे होते थे तो उनकी जो है वो उनके साथ अच्छे लिंक बनते थे। तो ऑब्वियसली जहां पर बंदा ट्रेड करता है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रेडर हूँ, अमेरिका के साथ ट्रेड करता हूँ, किसी की भी मुल्क के साथ ट्रेड करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अच्छा, अगर बड़ा बिजनेसमैन हूं तो मैं वहां पर कोई चीज भी अपनी खरीद भी लूंगा, और खरीदने के बाद मैं वहां पर रहना भी स्टार्ट कर दूंगा, और मेरे जो तरीके हैं लोग मुतासर भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, मेरी पहली प्रेजेंस जो इस्लाम का एक आउटलुक था मेरे जरिए नजर आ रहा है, वो मैं कौन हूँ, ट्रेडर। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना ट्रेड के थ्रू, ये सबसे पहली। और फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल अब क्या देता हूँ कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर विजिट करते थे, और वो यहाँ पर आते थे और मर्चेंट्स थे। और इसकी एग्जांपल अगर देखा जाए कि वो जो था ना, ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था कि एक लड़की को जो है वो उन्होंने पकड़ लिया था, और वो ट्रेडिंग के दौरान जो है वो काम हुआ था। तो ये मतलब यहाँ से शो करता है। अब देखिए, मैं एग्जैक्ट वहां पर ये चीज नहीं बता रहा कि मतलब वो ट्रेड करने गया था या क्या करने गया था, मीन्स कि ये इस चीज को शो कर रहा है कि ट्रेड हो रही है, वो एग्जाम्पल है हमारे लिए। देन एट द एंड आई विल कंक्लूड दैट कि उसके बाद नतीजा ये निकला कि पहला फेज था और उसमें इस्लाम जो है वो बढ़ा, आगे बढ़ा इस्लाम, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी एग्जांपल पे आते हैं, कंक्वेस्ट ऑफ मुस्लिम इन वॉर। अब अगर मुसलमानों की बात की जाए तो फिर आप हिस्ट्री उठा के देखें, तारिक बिन ज़ियाद आ रहे हैं कभी, ठीक है, तो कभी जो है वो तगलुक साहब आ रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ से आ रहे हैं, तो आप उनकी एग्जांपल्स ढूंढ ढूंढ के आप वहां पर लिख सकते हैं कि आप जो है वो उन्होंने जंगें लड़ी।
उन्होंने फतूहात की, वो कोई भी वजह थी। जैसे आप एग्जाम्पल, जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर वो ये है कि जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए तो उनकी वजह क्या थी, उनकी वजह क्या थी, उनकी वजह क्या थी, वो यहाँ पर आखिर क्यों आए थे। ठीक है, तो वो जो है वो एक एक वजह थी। उन्होंने कहा मतलब कि जब उनको हुक्म दिया गया कि आप वहां पर जाए, हमारी लड़की है वहां पर, उनको आपने छुड़वा के आना है, तो हिंदुओं ने रीजन दी कि हमने फतह करनी है। ठीक है, किसी भी वजह से हम आए, तो यहाँ पर फतवाहत होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, आज अब जब फतुहात हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे नेम्स आते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आया। हजाज बिन यूसुफ ने जो है वो उमैया के दौर में अब्दुल मलिक जब थे, तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तारिक बिन जियाद है, उसके बाद मूसा बिन नुसैर है। मतलब ये बहुत सारे लोग आते रहे। जब मैं आपको बुक्स और मटेरियल देंगे, वहां पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि आपने प्रूफ कैसे करना है कि आप जो लिख रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मुस्लिम अराइवल। अच्छा, ऑर्गेनाइज फार्म की अगर आप बात करते हैं, तो तब ये तो था ना जब हजाज बिन यूसुफ का टाइम था, तो ये बेसिकली ऐसा था कि ये जब फतुहात करते थे ना और चले जाते थे, किसी को गवर्नर बनाते थे वहां पर और चले जाते थे, इनका इतना कोई कंसर्न नहीं होता था। यहाँ पर ये कोई रहने के लिए नहीं आते थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी और इस तरह के गजनी और ये इस तरह के जो लोग, महमूद साहब आए, तो ये इन्होंने जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो इनको फतह किया। और ना सिर्फ फतह किया, बल्कि वहां पर अपनी पॉपुलेशन जो है वहां पर जो है वो उन्होंने बिठाई, अपने गवर्नर्स बिठाए। और ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में वहां पर अराइवल स्टार्ट हुई। और ये फिर आपको हिस्ट्री का पता है कि जैसे दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल सल्तनत, और जो भी एंड तक, जो मतलब 1858 तक जो है फिर ये काम स्टार्ट होता है, तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। तो ये अजीज अहमद साहब की जो ओपिनियंस हैं, ओपिनियन तीन तीन राय हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तीन फेजेस थे जिसमें जो है वो ट्रेड स्टार्ट होती। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन आप तभी लिख सकते हैं जब ये वाली चीजें जो है ना आपको क्लियर होंगी। मीन्स कि अगर आपके पास फेजेस होंगे और ये फैक्टर्स होंगे, ये हम बकायदा आपको लिख के दिखाएंगे। मीन्स कि एक इंट्रोडक्शन आपको लिख के दिखाएंगे कि आपने छोटा और कंप्रीहेंसिव कंसाइज एक इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स के ऊपर। फॉर द इमरजेंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, सबसे पहला फैक्टर क्या था? सबसे पहला फैक्टर ये था कि अगर आप हिस्ट्री में देखें ना, तो जहां यहाँ पर जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, ठीक है, हिंदू राजाओं का मसला ये था कि वो जो है ना उन्हें कह सकते हैं कि वो जालिम थे। राजा दाहिर और इस तरह के जो भी मतलब आते हैं, तो मुसलमान जो थे ना, वो जब यहाँ पर आते थे, वो कहते थे नहीं, को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बका में बहमी, जैसे उर्दू में कहते हैं आप। को एग्जिस्टेंस का मतलब ये कहते हैं कि यार, जैसे कहते हैं ना कि वो कुरान पाक में लकुम दीनुकुम वली दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो इस्लाम में कोई किसी को आगे छेड़ता ही नहीं था, भाई आप ईसाई हो, ईसाई रहो। और वो बर्दाश्त थी उनमें, वो मुसलमानों के साथ। ये तो अभी हमारा जो है वो इशू है ना, इंटॉलरेंस और इस तरह की चीजें जो है वो जो हम कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इस्लाम जो थे ना, बेसिकली वही एक बेस थी जिसकी वजह से लोगों ने मुसलमानों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर मुसलमान आते थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, तो वो उन्होंने आके फतह किया, तो उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी कि वो जिजिया लेते थे। जिजिया लेने के बाद वो अमान में आ जाते थे। जो हमारी ये जो हिंदू कम्युनिटी होती थी उस वक्त की, सिख कम्युनिटी होती थी, तो ये इस बात को शो करती है कि मुसलमानों में जो इस्लाम की वजह से टॉलरेंस आती है, वो एक फैक्टर। अब ना एक बात पे आपने ध्यान देना, जो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। जो मैं जुमला बोलने लगा हूँ। अब मैंने पहली बात सारी आपको समझाई कि ये टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मोहम्मद बिन कासिम है, उन्होंने यहाँ पर गवर्नेंस कायम की। और उसके बाद लकुम दीनुकुम वली दिन, आपका दिन अपना दिन, हमारा दिन हमारा दिन। उसके बाद मैं एग्जाम्पल देने के बाद कंक्लूड करने लगा हूँ। अब कंक्लूड करने का तरीका देखिएगा कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस ने मुसलमानों को ऐसी ताकत दी जिसकी वजह से वो लोगों के साथ रहने में अपने आप को क्या समझते थे, मसला नहीं होता था उनको। और ये एक वजह बनी जिसकी वजह से मुसलमान सोसाइटी में इमर्ज हुए। और ये पहला फैक्टर था जो एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट में क्या था, इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, मैंने पहले ये यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ, फिर मैं आपको मेन हेडिंग पे ले जा रहा हूँ, फिर मेन हेडिंग से मैं आपको टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पर क्या है,
असल चीज अब आपने समझने की कोशिश करनी है, ये सारी चीजें हम आपको लिखना सिखा देंगे, लेकिन मसला क्या है अभी, स्टूडेंट को इशू क्या आता है, रेलेवेंस 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 रेलेवेंस, पता नहीं कितनी दफा ये एग्जामिनर कह चुका है, लेकिन हमें रेलेवेंसी आती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं आती, जब मैं ये बात करूंगा ना इस्लाम की, इस्लाम अ न्यू कंसेप्ट फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अच्छा ठीक है भी इस्लाम न्यू कंसेप्ट था, अच्छा इस्लाम की न्यू कंसेप्ट में क्या ऐसा चीज थी, कौन सी ऐसी चीज, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इस्लाम ऐसा कंसेप्ट था जो हिंदुओं को लगा कि नहीं यार, ये जो हम पहले जो हमें ये जलील किया हुआ है हिंदुओं ने या सिखों ने, इसमें जलालत नहीं है यार, चुप करके अपना जिजिया दो और आराम से मजे से रहो। और ये भी एक फैक्टर बन चुका था फॉर द इमर्जेंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन दी सब कॉन्टिनेंट। रेलेवेंसी आप देखते जाइएगा। परसुएसिव टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, परसुएसिव टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जो है वो एक और भी रीजन थी जो कि टीचिंग्स थी। मिसाल के तौर पर आप ईमान की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जब मुसलमान वहां पर आए तो उनका दीन, उनके जो तरीके थे, उनके जो इबादत करने का तरीका था, उन्हें नहीं छेड़ा गया। और ये भी एक वजह बनी फॉर द इमर्जेंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, रेलेवेंसी। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इन इस्लाम, ये एक ऐसी चीज है कि जो अगर हर जगह पे अगर ये आप अप्लाई करते हैं, वहां पर सब कॉन्टिनेंट में ये पहले चीज नहीं थी। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम है, ये उस वक्त जो हिंदुओं में कास्ट सिस्टम था, लेकिन इस्लाम ने तो ऐसी चीज दी नहीं। इस्लाम तो कम से कम इंसान को और आला से आला इंसान को एक जगह पे बिठा रहा है, ठीक है, महमूद और अयास वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज एक वजह बनी कि मुसलमानों को देख के, उन्होंने मुसलमानों का ये तर्ज अमल देख के लोग मुसलमान होना स्टार्ट हुए, और ये एक वजह बनी फॉर द इमर्जेंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। देन अगेन, अच्छा, इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बींग्स, इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बींग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सिस्टम, फिर दोबारा ये वही बात की जा रही है। आप देखें कि मैंने पहले यहाँ पर एक बात बताई है आपको, लेकिन इसे कैसे जो है वो आप दोबारा जस्टिफाई करेंगे, दोबारा आप दोबारा इसे इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब इक्वालिटी थी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स थी, तो वो वहां पर अपने आप को सेफ फील करते थे, उनको ये लगता था कि हिंदू हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये जो दीन है ना हमें कुछ ज्यादा दे सकता है, तो इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो दीन की तरफ माइल होना स्टार्ट होते हैं, और ये एक दोबारा वजह बनी जो कि मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में एवोल्यूशन का सबब बनी। फिर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुस्लिम रूलर्स, जस्ट का मतलब क्या है, जस्ट का मतलब ये है कि इंसाफ पसंद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। एक दफा जिजिया ले लिया तो ले लिया, उसके बाद आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, जो हिंदू ऐसा नहीं करते थे। और इसके अलावा अगर आप ये भी देखें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कि जो रवैया एक आमिर के साथ जो है वो इख्तियार किया जा रहा है, वही सेम रवैया जो है वो एक आम आदमी के साथ इख्तियार किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो, और वो जो रवैया जो है वो किसी मुस्लिम के साथ इख्तियार किया जा रहा है, वही सेम रवैया हिंदू के साथ इख्तियार किया जा रहा है। तो ये भी बड़ी चीज है कि अट्रैक्टिव थी फॉर दोज पीपल। तो ये भी एक फैक्टर बना फॉर द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप ऐसी नहीं थी कि वो जो है वो लोगों को अवेलेबल ही ना हो। हमारी इस्लाम की हिस्ट्री है कि हमें दरबान रखने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। हमारे जो लीडर्स थे वो अवेलेबल थे, लोगों की सुनते थे। जब लोगों की सुनते थे ना, तो सुनने के बाद होता क्या था, उनको लगता था कि हमारी सुनने वाला कोई बंदा आ चुका है। तो ये जो चीज हमारे इस्लाम में हमें दी गई है, इस वजह से लोगों मुतासिर हुए यहाँ पर, और दीन अपना छोड़ के इस्लाम की तरफ आना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से, या अपना दीन नहीं भी छोड़ा तब भी उन्होंने जो है वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, उन लीडर्स को एक्सेप्ट किया, और ये एक वजह बनी फॉर दी एवोल्यूशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और सूफीज, रोल ऑफ सूफीज हम यहाँ पर कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। जो भी उस वक्त के आप सूफीज जो है वो कह सकते हैं, उस वक्त अगर आप बात करें कि शाह रुकन आलम की बात करें, आप जो है वो और भी जो भी मतलब यहाँ पर बहाउद्दीन सिकरिया मुल्तान मुल्तानी मुल्तान के जो है उनकी बात करें, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, जो भी आपके जो है ना, ये उनका तरीका क्या होता था, एक जो आलिम होता है और एक जो सूफी होता है, इन दोनों में फर्क होता है। वो क्या होता है, ये आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकें। ये सूफी जो है ना, वो हर बंदे को अपने पास बिठा लेते थे, ऐसा नहीं कहते थे कि इसके साथ खाना जो है वो हलाल है, उसके साथ जो है वो हराम है, वो सबको जो है वो कहते हैं यार आओ सारे ही आओ, ठीक है। तो ये जो चीज थी ना, वो नहीं, मतलब ये सिर्फ इस्लाम में आपको मिलती है। तो ये चीज देख के वो दीन की तरफ माइल होते थे। और जो सूफियाए कराम है हमारे, उनका भी एक रोल रहा है, ये भी एक फैक्टर रहे हैं फॉर द इमरजेंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन दिस सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अगर आप देखें
अब ये क्वेश्चन पढ़ें, क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? उम्मीद है कि अब आप जस्टिफाई से कर लेंगे। अच्छा, तो सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हजरत मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आपने इसी तरीके से जस्टिफाई करना है। वो कैसे आपने जस्टिफाई करना है वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम। अब उन्होंने बात की इन्फ्लुएंस की कि हिस्ट्री पे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की हिस्ट्री पे क्या इन्होंने हिस्ट्री जो है वो इन्फ्लुएंस किया। अब देखें, इन्फ्लुएंस किसी चीज का तब ही होता है जब कोई ऐसी चीज आपने उनको दी हो और उस चीज का असर होना स्टार्ट हुआ, और फिर आपको जब नजर आए तो आप कहते हैं ये देखें मैंने जो ये काम किया था उसका इन्फ्लुएंस है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि भी एक बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और वो आज से जो है वो एप्पल खाना स्टार्ट करता है, सेब खाना स्टार्ट करता है, हेल्दी डाइट खाता है, तो उसके बाद जो है फिर वो क्या करते हैं, एक नई चीज लेके आ रहे हैं, अपनी बॉडी की रिफॉर्मिंग कर रहा है, रीशेपिंग कर रहा है उसे। कैसे? ये तो स्टेप्स है ना हमारे इसके रेलेवेंट टू दैट टॉपिक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो बंदा अगर बीमार है तो वो अपनी रिफॉर्मिंग किस तरीके से कर रहा है, उस वक्त सोसाइटी बीमार थी, ये बीमारी की वजूहात बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे, मतलब कौन सी चीज वहां पर थी और क्या उन्होंने दिया। तो जब उन्होंने बीमारी ये खत्म की तब ये वाली चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस आया। तो अगर आपने इन्फ्लुएंस लिखना है तो कैसे इनको आप इग्नोर कर सकते हैं? हम ये इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो कहेगा नहीं भाई, आप कॉपी पेस्ट मारे, आपको लिखना ही नहीं आता, आपने रेलेवेंट नहीं बनाया, क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है ये। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये पूछे नहीं है, उसने कहना कि नहीं भाई मैंने आपको नंबर नहीं देने, आपने क्वेश्चन को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं किया। और फिर आप क्या करते हैं, फिर ये करते हैं मेजर हेडिंग, मेन हेडिंग आप ये बनाते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। पहला इन्फ्लुएंस ये था शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह के एफर्ट्स का, वो प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। कैसे? आप कहते हैं कि सबसे पहले उनकी एफर्ट ये थी अपोजिशन टू दीन इलाही। दीन इलाही जो है वो अकबर साहब ने कहा कि भाई दीन इलाही, उन्होंने ना हिंदुओं को खुश करने के लिए एक दीन इलाही जो है वो इजाद कर दिया और सबको जो है वो उसने मिला दिया, और एक औरत के साथ उसने शादी भी कर ली, जोधा बेगम के साथ, ये प्रूफ करने के लिए मैं तो बड़ा टॉलरेंट हूँ और ये चीजें। लेकिन लेकिन शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला ने उनको रिजेक्ट किया, कहते नहीं ये बात गलत है, तौहीद को आप मिटा नहीं सकते। देन ऐसा हुआ कि वो, ये उनकी अपोजिशन ही इस बात का सबूत, अगर वो अपोजिशन ना करते तो जो यहाँ पर ये मेस्टिक्स थे वो पहले ही से ये कहते थे नहीं नमाज नमूज तो कुछ नहीं है, शरीयत कुछ नहीं है, बस ये है कि आप जो है वो लोगों का ख्याल कर लें, ये करामात की बात करते थे। ठीक है, अभी भी अगर आप जाएं कहीं दरबार पे जाएं तो आपको लगेगा कि नहीं नमाज अहम नहीं है उतनी जितनी जो है वो इनके बाकी जो है वो चीजें अहम है। तो नहीं, ये फिर क्या किया, ये शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। और अगर ये अपोजिशन ना करते तो क्या ये जो है वो मिस्टिसिज्म क्या इतनी स्ट्रांग थी कि इनको अपोज कर सकती? नहीं, उस वक्त कोई भी अपोजिशन वाला नहीं था। तो ये इटसेल्फ, अपोजिशन इटसेल्फ वाज अ ग्रेट स्टेप अगेंस्ट दीन इलाही। ठीक है, और लोग जो है वो कुछ कहते थे कि अथीस्ट बनते जा रहे थे, कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे थे वो मानते नहीं थे खुदा को, तो उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी दीन की खिदमत थी। फिर प्रीचिंग थ्रू डिसिपल्स। अब यहाँ पर अगर आप बात करें कि प्रोपगेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस्लाम में तो उन्होंने अपने पहले जो है वो शागिर्द तैयार करे, उनको फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला फैला दिया, और ये भी एक तरीका था। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया। लेकिन हम क्या बात करें यहाँ पर, बात हम इन्फ्लुएंस की कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बढ़ेगा और इस तरीके से रेलेवेंसी क्रिएट होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें या ये डिसिपल्स तक हो गया, उसके बाद अगर यहाँ पर देखें कि पावरफुल राइटिंग्स अगेंस्ट अकबर, तो ये इन्होंने जो है वो उनके खाने खाना जो भी उनके इर्द गिर्द के अकबर के जो होते थे ना वहां पर, उनको लेटर्स लिखते थे ये, और लेटर्स की वजह से उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान भी हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा और अपोजिशन टू दीन इलाही जो है वो उनकी कामयाब हुई। और उसका नतीजा क्या निकला कि ये दीन इलाही खत्म हो चुका था। और मुस्लिम सेल्फ असेशन, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये सेल्फ असेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को जो है अपनी एग्जिस्टेंस को बताना कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरी आइडेंटिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेल्फ असेशन। तो इस हवाले से जो है वो सेल्फ असेसन उन्होंने कैसे किया, उन्होंने जो है वो ये कहा कि नहीं भी आप जो है वो दीन इलाही अगर लेके आ रहे हैं, दीन इलाही में आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मतलब जो मर्जी आपने करना, नहीं कहते नहीं हमारी ऐसा नहीं। इसलिए जो है वो ये भी कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी की इन्होंने भी बुनियाद, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोगनिस्ट का मतलब है हीरो थे टू नेशन थ्योरी के, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नहीं हिंदू और मुसलमान अलग अलग है।